बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सारी की सारी वीडियो देखें। इंशाल्लाह आपको ग्रुप थ्योरी की बड़ी अच्छे तरीके से समझ आएगी। ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशंस स्टार्ट करेंगे। तो इस बात के लिए आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट्स सारे क्लियर होने चाहिए ग्रुप के, ऑपरेशंस के और सभी चीज़ों के जो कि ऑपरेशंस लगते हैं हमारे रियल नंबर पर। ठीक है जी, तो अच्छे से समझिएगा, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो ग्रुप स्टार्ट करने से पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाई का मतलब होता है टू, टू का मतलब होता है टू एलिमेंट्स के साथ कुछ ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि दोबारा वो एक एलिमेंट ही आ जाए, तो इट मीन्स दैट कि वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन मैंने कुछ इस तरह से लिख दी है और इसका जो भी रिक्वायरमेंट है वो मैंने बता दी है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट है। देन अ फंक्शन स्टेरिक, स्टार या स्टेरिक इसे बोलते हैं, वो एक ऐसा फंक्शन है जो ए क्रॉस ए टू ए जा रहा है, यानी कि हमने दो एलिमेंट्स लेने, एक ए में से और दूसरा भी ए में से, तो और जो उनको स्टार करवा के उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगा के जो एलिमेंट आ रहा है वो भी ए में से आ रहा है। तो इस फंक्शन को इज कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेशन। इफ़ ए को स्टेरिक बी के साथ करें, ए का बी के साथ यानी कि ऑपरेशन लें, वो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। स्टार से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन वो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, वो दोबारा ए में से आए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए, जो एलिमेंट्स स्मॉल में मैंने लिखे हैं वो एलिमेंट्स हैं, जो कैपिटल है ए वो सेट है, यानी कि ए बी जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ए में से, सेट में से, उन पर अगर बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो वो दोबारा ए में से आ जाए, तो ये वाला ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। अब आपको मैं नेक्स्ट चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। बाइनरी ऑपरेशन प्लस का भी हो सकता है, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, उसको डॉट से करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन जो है वो डायरेक्ट सम भी हो सकता है। बाइनरी ऑपरेशन जो है वो यूनियन भी हो सकता है। बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी हो सकता है, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ। ठीक है जी, तो बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली हमने जो यूज़ करनी है वो ये वाली टर्म्स यूज़ करनी है। स्टेरिक, स्टेरिक के साथ बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी, एडिशन भी हो सकता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट सम और कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है बाइनरी ऑपरेशन। एक्चुअली जो बाइनरी ऑपरेशन होता है, ये बाइनरी ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी ही होती है किसी सेट की। मिसाल के तौर पर क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर किसी सेट में से दो एलिमेंट लें, उनको अगर हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो दोबारा उसी सेट में से कोई ना कोई एलिमेंट आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 3 और 4 एक एलिमेंट हैं किसी सेट के, 3 और 4 को प्लस किया तो 7 आ गया। 7 भी अगर उसी सेट में मौजूद है तो इट मीन्स दैट कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी हुई। इट मीन्स कि जो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है और क्लोजर प्रॉपर्टी यार दोनों इक्विवेलेंट चीज़ें हैं। क्लियर हो गया जी? ये है जी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन। ये जो बिलियन ग्रुप है मैं बाद में कराता हूँ, ये ग्रुप की डेफिनेशन पहले देख लें। अ नॉन एम्प्टी सेट जी, एक जी सेट है जो कि एम्प्टी नहीं है, विद द बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक, उस पर एक स्टेरिक जो है बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन कर दिया। स्टेरिक मैंने आपको बताया था कुछ भी हो सकता है। इज सेट टू बी अ ग्रुप, वो ग्रुप कहलाएगा अगर 4 प्रॉपर्टीज़ उस ग्रुप पर सेटिस्फाई हो रही हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, जी इज़ क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, स्टेरिक अगर वो क्लोज्ड है। क्लोज्ड मीन क्या होता है? मैंने अभी बताया है कि अगर दो एलिमेंट कोई भी दो एलिमेंट ले लें ग्रुप में से, फॉर ऑल का मतलब होता है उस जी के तमाम एलिमेंट्स के लिए ये ऑपरेशन, तमाम ए बी जितने भी जी में से हैं, ए बी जर्नल नेम है, जी के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, तो उन पर अगर बाइनरी ऑपरेशन लगाए वो भी जी में आ जाए, तो इट मीन्स दैट जी क्लोज हुआ, जी इज़ क्लोज्ड सेट। यानी कि पहले जो है प्रॉपर्टी है उसका, पहली जो एक्सियम है उसका मतलब ये है कि जी क्लोज्ड होना चाहिए। सेकंड वो कह रहा है ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है कि 3 एलिमेंट हो तो उनको पहले 2 को ऑपरेशन लगा के फिर तीसरे के साथ, या पहले आखिरी 2 को ऑपरेशन लगा के पहले के साथ। तो ये ए स्टेरिक ब्रैकेट बी स्टेरिक सी
हो या बी ए स्टेरिक बी ब्रैकेट सी हो तो इट मीन्स दैट ये इक्वल होने चाहिए तमाम ए बी सी जितने भी जी, तो इट मीन्स जी एसोसिएटिव भी होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें कोई ना कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए जी में। वो क्या मतलब होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट ये होता है कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो वही एलिमेंट आएगा। जैसा कि 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर एलिमेंट को किसी 1 को किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वही आता है। जैसे 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तब भी 3 आएगा, तो 1 क्या हुआ, एक आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। तो उस ग्रुप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक, उस ग्रुप उस ऑपरेशन के लिहाज से। सॉरी, थर्ड ये हो गई, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए उसमें। फोर्थ ये हो गई कि फॉर ईच एलिमेंट ए, हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इन्वर्स भी होना चाहिए। ईच एलिमेंट ए देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स, उसी जी में इन्वर्स होना चाहिए उसका। ये नहीं है कि एक इन्वर्स ए एलिमेंट है उसका इन्वर्स उस ग्रुप से बाहर चला जाए, नहीं, उसी ग्रुप के अंदर उसका इन्वर्स भी होना चाहिए। इट मीन्स दैट ए को उसके इन्वर्स के साथ, इन्वर्स क्या होता है, किसी भी चीज़ का इन्वर्स का मतलब होता है कि उसको उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आइडेंटिटी आना चाहिए। मैट्रिसेस में आपने पढ़ा होगा कि अगर एक मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो ए को किसी भी उसके इन्वर्स के साथ अगर हम स्टेरिक वाला ऑपरेशन लगवाएं तो उसका आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए। तो चौथी प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि वो इन्वर्स एलिमेंट हर एक एलिमेंट का मौजूद होना चाहिए उस ग्रुप में। अगर कोई एक सेट ये वाली 4 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है देन वी से दैट जी उस स्टेरिक के लिहाज से इज़ अ ग्रुप। ये जो पेयर बन रहा है, अब इस स्टेरिक की जगह कुछ भी आ सकता है। अगर जी के इधर के इसके साथ प्लस आ जाए तो जी इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये देखें ना, अगर g के साथ प्लस आ जाए, g और प्लस, तो हम कहेंगे g इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर g के साथ मल्टीप्लाई आ जाए, जिसको डॉट से करते हैं, g इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है जी, वो उसके साथ उसका फंक्शन लिख देना है। तो इट मीन्स दैट ये हो गया है जी ग्रुप। अब ग्रुप के साथ एक और अगर प्रॉपर्टी लग जाए तो वो अब क्योंकि ग्रुप्स की बहुत सारी काइंड्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स के लिहाज से। अगर एक एस्पेक्ट से देखें तो वो उनके काइंड्स बहुत ज़्यादा हैं, दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी ये लगा के एक अबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन करवाई है। अबिलियन ग्रुप क्या होता है? अ ग्रुप G विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक इज सेड टू बी अबिलियन ग्रुप अगर वो वाला ग्रुप कम्यूटेटिव है, यानी कि उस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो A स्टेरिक B इज इक्वल टू B स्टेरिक A हो रहे हैं, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ उन सारे एलिमेंट्स में होल्ड कर रहा है, उस सारे ग्रुप G पे एलिमेंट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। देन वी से दैट ग्रुप इज एन अबिलियन ग्रुप। क्लियर हो गया जी? ये है जी बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप और अबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन अभी तक जो हमने की हैं। अब मैं आपको ग्रुप की एग्जांपल्स करवाऊंगा, एग्जांपल्स में आपको लिखवाऊंगा। वो एग्जांपल्स कैसे हैं जी, देख लेते हैं जी कौन कौन सी एग्जांपल हम कर सकते हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल मैंने करवाने जा रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल द पेयर Z प्लस Q प्लस R प्लस एंड C प्लस R ग्रुप्स। कैसे जी? ये देखें, Z प्लस का मतलब इंटीजर्स का ग्रुप अंडर एडिशन सारा ग्रुप होता है। रैशनल नंबर्स का ग्रुप अंडर एडिशन ग्रुप होता है। सेट ऑफ रियल नंबर भी अंडर एडिशन एक ग्रुप होता है, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी अंडर एडिशन एक ग्रुप होता है। ये आप बड़े आसानी से ये चारों एग्जाम्स इसमें इनमें प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है वो क्या है जी? नेक्स्ट, लेट G एक सेट है, 1 ओमेगा स्केयर, उसके 3 एलिमेंट्स हैं। वेयर ओमेगा क्या है? ओमेगा इज
कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा जो है वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और ओमेगा स्क्वायर भी उसका कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो ये 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, तो उनका जो बनने वाला सेट होता है वो भी एक ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। देन G इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। अगर आप देखना चाहें कि इसके में एसोसिएटिव लॉ वगैरह, क्लोजर, सबसे पहली प्रॉपर्टी ही देख लेते हैं। क्लोजर लॉ इसमें होल्ड करता है। क्लोजर लॉ का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएं तो उसी सेट के अंदर आना चाहिए। तो मैं ये करता हूं कि आपकी तसल्ली के लिए मैं कहता हूं कि ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आता है ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता है 1 होता है, तो वो 1 इसी में है। इट मीन्स दैट ये सेट क्लोज है। इसके किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो इसी सेट के अंदर ही वो एलिमेंट आ रहा है, तो ये क्लोज है। बाकी प्रॉपर्टीज़ भी इसी में हो रही हैं। अच्छा जी, इसी तरह C4 जो है वो एक सेट ऐसा है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ये C4 जो होता है वो 4th रूट ऑफ यूनिटी का सेट होता है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का सेट होता है। ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो सेट है जी वो है, ये देखें, अगले को जरा ध्यान से समझना है। Q -0 ये वाला, R -0 और C यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में से 0 निकाल के R ग्रुप्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये ग्रुप्स हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब पहले हमने क्या कहा था, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन के लिहाज से ये ग्रुप्स हैं। लेकिन Q हमने मल्टीप्लिकेशन का जिक्र नहीं किया था। मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप कब बनेंगे, जब इनमें से 0 निकाल दिया जाएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी बुक में उसने पूछा हुआ है कि 0 को इन ग्रुप्स में से क्यों निकाला गया, इन सेट्स में से क्यों निकाला गया कि ये ग्रुप बने हैं मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी तो होना चाहिए। ये इसकी ग्रुप की अपनी डेफिनेशन है। ग्रुप में क्या कह रहा है, हर एलिमेंट का एक ना कोई इन्वर्स होना चाहिए जो कि उसी के अंदर मौजूद होना चाहिए। बट अगर हम देखें Q जो है उसमें एक एलिमेंट है 0, सारे के सारे Q में Q एक रैशनल नंबर है, उसमें 0 का इन्वर्स होना चाहिए। तो 0 का इन्वर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 1/0। तो किसी भी एलिमेंट का अंडर मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स लेना है, इट मीन्स दैट 3 का अगर इन्वर्स लेना है अंडर मल्टीप्लिकेशन उसका इन्वर्स होगा 1/3। अगर 5 का लेना है तो 1/5, 6 का लेना है तो 1/6। इसी तरह किसी भी एलिमेंट का अगर इन्वर्स लेना है अंडर मल्टीप्लिकेशन तो वो 1/something होगा। तो अगर Q का आपने इन्वर्स लेना है तो 0 का आपने इन्वर्स लेना है जो कि Q के अंदर मौजूद है, तो ग्रुप की डेफिनेशन के मुताबिक उसका भी इन्वर्स होना चाहिए। तो वो 1/0 वो तो अनडिफाइंड हो जाता है, वो नहीं है उसमें। इट मीन्स दैट इस 0 को निकाल के बाकी जो एलिमेंट्स बच जाते हैं तमाम के तमाम Q में वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप हैं। सिमिलरली R और C में ये मामला हुआ है। एडिशन के लिए हमें ये प्रॉब्लम नहीं है। एडिशन के लिए क्योंकि वो जो एडिशन के लिए इन्वर्स होता है, अगर A एक एलिमेंट है उसका इन्वर्स -A होगा एडिशन के लिहाज से। 3 एक एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स -3 होगा एडिशन के लिहाज से। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से लेना है तो 1 होगा समथिंग। तो ये उस लिए इसको 0 को उनमें से एग्जम्प्टेड किया गया है ताकि वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। नेक्स्ट जी हमारी जो एग्जांपल है वो है let G be set of all 2x2 non-singular matrices
अगर एक जी ग्रुप है, सॉरी सेट है, इस सेट में वो तमाम 2x2 के मैट्रिसेस हैं जो नॉन सिंगुलर हैं, देन जी एक ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। देन जी इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, ये एक अबिलियन ग्रुप नहीं होगा क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। किसी भी मैट्रिसेस में ए बी बी ए के इक्वल नहीं ना होता। और अबिलियन ग्रुप के लिए क्या है, अबिलियन ग्रुप के लिए ये है कि दो एलिमेंट अगर किसी ग्रुप में से लें तो वो हमेशा कम्यूटेटिव होने चाहिए, तो वो अबिलियन ग्रुप होगा। तो इट मीन्स दैट कि जी जो सेट ऑफ मैट्रिसेस का जो एक बन रहा है ग्रुप, वो एक अबिलियन ग्रुप नहीं होगा, नॉन अबिलियन ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट ये थी हमारी एग्जांपल्स, जो कि हमने कुछ एग्जांपल्स की, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम करेंगे ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन पर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो लगा के देखते हैं। चलें जी, इधर से मैं कर देता हूँ रेज। Properties of a group ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। मैं सारी प्रॉपर्टीज़ लिखने जा रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज़ आपको आगे जाके होंगी, इस्तेमाल होंगी। नंबर 1, कैंसलेशन लॉ। उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी हो। ये मतलब है ए बी इज इक्वल टू ए सी हो तो लेफ्ट से ए कैंसिल हो के बी इज इक्वल टू सी हो सकता है। इसको कैंसलेशन लॉ लेफ्ट वाला कहते हैं, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। इसी तरह एक राइट कैंसलेशन लॉ भी होता है कि अगर बी ए इज इक्वल टू सी ए हो तो इसका मतलब राइट से ए कट जाना है तो बी इज इक्वल टू सी आ जाए। इसको बोलते हैं राइट कैंसलेशन लॉ, ये होल्ड करता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, इनका प्रूफ जो है वो बुक में दिया हुआ है, बड़े आसानी से आप कर सकते हो। देखते हैं अगली प्रॉपर्टी जो है उसको बोलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। तो फॉर ए बी बिलोंग टू जी, कोई भी ए बी बिलोंग टू जी हैं तो इसका मतलब है ए बी सारे का इन्वर्स हो तो वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है जनरल प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी, अगर एक ए बी ए जो है वो बिलोंग टू जी कर रहा है और कोई एम एन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन ए रेज़ टू पावर एम का मतलब होता है ए मल्टीप्लाइड बाय ए अप टू ए कितने टाइम्स, एम टाइम्स। ये ग्रुप के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ लगती हैं वो बता रहा हूँ मैं। सेकंड, अगर ए के इन्वर्स की पावर एम है तो इसका मतलब है ए की पावर माइनस एम हो सकती है, या फिर ए की पावर एम का भी इन्वर्स लिख सकते हैं, यानी कि वो शफल कर सकते हैं हम। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है जी कि अगर ए की पावर एम है और ए की पावर एन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ए की पावर एम प्लस एन हो सकता है, ये आपको पता है पहले से। और फोर्थ एंड लास्ट क्या है, ए की पावर अगर एम है और उसकी पावर एन है तो ये ए की पावर एम मल्टीप्लाइड बाय एन हो सकती है। ये भी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हुई हैं। ठीक है जी, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ग्रुप के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो अपने थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए। नेक्स्ट जो हमने पढ़नी है जी डेफिनेशन, वो डेफिनेशन पढ़नी है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ अ एलिमेंट। जी, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, इसकी डेफिनेशन क्या है जी, द नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इन अ ग्रुप G is called order of that group. It is denoted by G के इर्द गिर्द ये 2 बार लगा दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं उस ग्रुप का ऑर्डर। अब इसकी डेफिनेशन के मुताबिक उस ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होंगे उसको उसका ऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ग्रुप है दूसरा इंटीजर्स का, ये इन्फिनिट ग्रुप है, इसके इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं। Q भी इन्फिनिट ग्रुप है, R भी इन्फिनिट ग्रुप है, G भी इन्फिनिट ग्रुप है। ये जो ग्रुप है इसका ऑर्डर 3 है। ये जो हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला, इसके ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स है 1 2 3, तो इसका मतलब इस ग्रुप का ऑर्डर 3 हुआ। सिमिलरली इस ग्रुप का ऑर्डर 4 है। सिमिलरली इसका इन्फिनिटी, इसका इन्फिनिटी, इसका इन्फिनिटी, मतलब कि अनडिफाइंड ग्रुप इन्फिनिट जो है वो सेट हैं ये। सिमिलरली मैट्रिसेस वाला भी इन्फिनिट होगा। तो जिस ग्रुप के एलिमेंट्स की तादाद इन्फिनिट है तो वो इन्फिनिट ग्रुप कहलाएगा, और जिस ग्रुप के एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट है तो वो फाइनाइट कहलाएगा। अब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप फाइनाइट है, बाकी सारे इन्फिनिट ग्रुप्स हैं। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन क्या बनती है जी, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। जैसे पूरे के पूरे ग्रुप का एक ऑर्डर होता है, इसी तरह एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका भी ऑर्डर होता है। अच्छा जी, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है, लेट ए belong to G, let G be a group and एक एलिमेंट है A जो कि G से बिलोंग करता है। a positive integer n is called ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाएगा इफ ए की पावर एन करें तो आइडेंटिटी आ जाए। ये है जी उस किसी ऑर्डर की डेफिनेशन, किसी एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन, वेयर एन इज सच लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। एन वो छोटा, सबसे छोटा नंबर होगा जिसके लिए ए की पावर अगर एन करें तो आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये जो है ये वाला जी ग्रुप है, दूसरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज़ वाला, तो अगर मैं इस ओमेगा का ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं ओमेगा के साथ 3 मरतबा मल्टीप्लाई करवाऊं तो ओमेगा की पावर 3 आ जाता है। तो वो क्या होता है 1, और 1 क्या है इस ग्रुप की आइडेंटिटी, तो इट मीन्स दैट ओमेगा की पावर क्यूब किया तो 1 आ गया। तो ओमेगा जो है उसका ऑर्डर क्या हुआ 3। क्लियर, यानी कि ये वाला जो ओमेगा है उसका ऑर्डर है 3। इसी तरह हर एलिमेंट का ऑर्डर हो सकता है। ये जो 1 है इसका ऑर्डर 2 होगा। 1 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 1 आता है, तो 1 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी आ गया। तो इसका मतलब है इस 1 का ऑर्डर है 2। ठीक है, तो ये चीज़ है जिससे हम बना सकते हैं ऑर्डर। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर जो है, अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की पावर मैं कर देता हूँ 3, तो ये आ जाना है ओमेगा 6। तो और ओमेगा 6 क्या होता है 1, क्योंकि ओमेगा 6 को ओमेगा 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, ओमेगा 3 1 होता है। तो इसका मतलब है ओमेगा क्यूब जो ओमेगा स्क्वायर है उसका ऑर्डर 3 है। ठीक है जी, तो ये ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट होता है, और वो सबसे छोटा लीस्ट इंटीजर होता है। उससे जो बड़ा होगा, हो सकता है उससे बड़े के लिए भी उसकी आइडेंटिटी आ रहा हो, ए रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा हो, लेकिन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेना है आपने। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट हमारा जी एक थ्योरम है, उस थ्योरम को प्रूफ करते हैं जी।
लेट जी बी एनी ग्रुप let G be any group and let A जो है वो G में से एक एलिमेंट है, have ऑर्डर n और उसका ऑर्डर n है, then for any integer k, अगर a raised to power k is equal to आइडेंटिटी है, if and only if k जो होगा वो n का डिवाइज़र होगा, n जो है वो k का डिवाइज़र होगा, तभी ये मुमकिन है कि क्योंकि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू वो तो n है, ऑर्डर ऑफ a का n का मतलब क्या होता है कि a रेज टू पावर n अगर करूं तो आइडेंटिटी आना चाहिए, ये इस चीज़ का मतलब ये है। ये देखें, अगर n इस तरह का है कि a रेज टू पावर n इज इक्वल टू e आ रहा है तो फिर उसको n को ऑर्डर कहते हैं उस एलिमेंट का। ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n है, इट मीन दैट a रेज टू पावर n इज इक्वल टू e आना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं अगर एक ऐसा इंटीजर और भी है जिसमें a रेज टू पावर k किया तो e आ रहा है, वो तभी हो सकता है अगर k n जो है वो k को डिवाइड करता है। ठीक है जी, n इज आ डिवाइजर ऑफ k, हमने ये प्रूफ करना है। असल में इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि एक मरतबा ये चीज़ लेके ये प्रूफ कर देना है और दूसरी मरतबा ये चीज़ लेके ये प्रूफ कर देना है। इफ़ एंड ओनली इफ का ये क्राइटेरिया होता है। हम इसी तरह इसको लेके चलेंगे। चलें जी, इसका प्रूफ की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा जी, मैं सबसे पहले ले लूंगा इस साइड को। ठीक है जी, गिवन दैट सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n है। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n का मतलब यही होता है कि a रेज टू पावर n करें तो आइडेंटिटी आना चाहिए। तो आल्सो वी हैव, हमारे पास k इज इक्वल टू n क्यू, ये भी दिया हुआ है, इसको लेंगे अब और ये प्रूफ कर देंगे। दूसरी फिर कन्वर्सली इसको लेंगे और फिर ये प्रूफ कर देंगे, तो हमारा इफ एंड ओनली इफ वाला सीन पूरा हो जाएगा। अगर ये है तो देन a रेज टू पावर k क्या हो जाएगा, k की वैल्यू लगाएंगे a रेज टू पावर n क्यू, और अगर मैं इसको कर लूँ a रेज टू पावर n और सारे की पावर q कर दूँ, क्योंकि ये अलग-अलग हो सकते हैं, अभी मैंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं, तो इसका मतलब है a रेज टू पावर n किसके इक्वल है, ये देखें, फ्रॉम 1 e रेज टू पावर क्या आ गया q, और e की पावर q जो भी हो e आ जाता है, तो a रेज टू पावर k प्रूफ हो गया। k इज इक्वल टू एन क्यू हमने लिया और a रेज टू पावर k इज इक्वल टू e प्रूफ कर दिया। अब कन्वर्सली चलेंगे, ये लेंगे और किसी तरीके से k इज इक्वल टू एन क्यू प्रूफ कर देंगे। इधर लिखेंगे फ्रॉम 1। नाउ कन्वर्सली के लिए मैं उधर चला जाता हूँ, देखते हैं, इधर से ही देखते हैं। नाउ कन्वर्सली हमने क्या लेना है जी, ये वाली चीज़ लेनी है। ठीक है जी, और इसको ये प्रूफ कर देना, लेट ए के इज इक्वल टू ई है, ये वाली चीज़ ले ली हमने। लेकिन पहले हम कह चुके हैं कि a की पावर n जो है वो e है, यानी कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n है।
लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू के भी है, यानी कि एक ऐसा इंटीजर्स भी है n से बड़ा होगा हमेशा। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n इसने पहले हमें बताया हुआ है, लेकिन इसने यहां पर एक इस कंडीशन के मुताबिक भी तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू के निकल रहा है, तो के जो है वो n से हमेशा बड़ा होगा। तो हम ये क्या करेंगे, दैट इज के जो है इज ग्रेटर देन n। तो दो इंटीजर्स अगर इस तरह की कंडीशन हो उसमें तो डिवीजन एल्गोरिदम आपने पढ़ा हुआ है, देन बाय डिवीजन एल्गोरिदम डिवीजन एल्गोरिदम हमें क्या कहता था जी, डिवीजन एल्गोरिदम के मुताबिक देन बाय डिवीजन एल्गोरिदम देयर आर इंटीजर्स q एंड r सच दैट k इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, और जो r है वो लेस देन n है। अच्छा ये क्या है डिवीजन एल्गोरिदम, मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर एक इंटीजर k और n की मिसाल ले रहे हैं ना, अगर एक इंटीजर 2 है और वो लेस देन है 5 से, ठीक है, तो वो कह रहा है इस एक इंटीजर है 5 जो कि ग्रेटर देन है 2 से, तो वो कह रहा है इस 5 को कुछ ऐसे तरीके से लिखा जा सकता है कि वो Q और R इस डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि 5 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1, इसमें हमारे पास ये वाला जो n एज इट इज़ ये k था और ये n था, ये k आ गया और ये n आ गया, और वो कह रहा है कि Q और R ऐसे होंगे कि इसको डिवीजन एल्गोरिदम के मुताबिक लिखा जा सकता है। आपने वो डिवीजन एल्गोरिदम किया, यानी कि 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करवाएं तो 2 2s आर 4 और ये नीचे 1 बच जाता है, तो इसको 2 इंटू 2 प्लस 1 लिखेंगे तो ये 5 ही आ जाएगा दोबारा। तो ये होता है डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम के मुताबिक आप किसी भी इंटीजर को इस तरीके से लिख सकते हैं और वो रिमाइंडर जो है वो उस इंटीजर से छोटा बचता है। तो इस डिवीजन एल्गोरिदम के मुताबिक आप k को लिख सकते हैं एन क्यू प्लस आर, क्योंकि ये जो k है वो n से बड़ा आ रहा है। अब हमने क्या करना है, k को हमने जब ये लिखा तो हमने ये लिया हुआ है, तो k की वैल्यू इधर पुट करेंगे। सो a रेज टू पावर k क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर एन क्यू प्लस आर। तो वो किस चीज़ के इक्वल था, आइडेंटिटी के इक्वल था। ये देखें आइडेंटिटी के इक्वल था। तो इसको अगर मैं अलग-अलग करूँ, a की पावर एन क्यू इंटू a की पावर r इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यहाँ से a की पावर n और सारे की पावर q इंटू a की पावर r इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये आ गया जी आइडेंटिटी, क्योंकि a का ऑर्डर n है, ऊपर हमने कहा है पहले ही, और उसकी पावर q इंटू a की पावर r इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की पावर कुछ भी हो आइडेंटिटी होता है, और वो a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर भी आइडेंटिटी आएगा। तो a रेज टू पावर r इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n है तो इसीलिए उसको आइडेंटिटी लिखा, ठीक है जी। विच इज़ ओनली पॉसिबल, अच्छा ये a रेज टू पावर r जो है वो इज इक्वल टू e आया, इसका ऑर्डर a का एक और आ गया, ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि r जो है वो n से छोटा है। n से कोई भी छोटा अदद जो है वो a का ऑर्डर नहीं हो सकता। ये हमने ऑर्डर की डेफिनेशन में पढ़ा था। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट n उस वक्त होगा जब n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो r तो n से छोटा है और ये ऑर्डर ऑफ a r आ गया, ये हो ही नहीं सकता। विच इज पॉसिबल ओनली पॉसिबल when r इज इक्वल टू 0, ये तभी पॉसिबल होगा जब r इज इक्वल टू 0 होगा। तो अब इस r इज इक्वल टू 0 को जब हमने 2 में पुट किया, पुट इन टू, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, एन क्यू, यही हमने प्रूव करना था।
क्या लिया था हमने, ए के इज इक्वल टू ई लिया था, तो एन के इज इक्वल टू क्यू एन हमने प्रूव कर दिया। इट मीन्स दैट कि अगर इस सारे थ्योरम का मतलब है क्या, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए तो ये वाली आपने मेथडोलॉजी यूज़ कर ली। इसका मतलब क्या है, इसका हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे। वो कहना ये चाहता है कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर n है तो n से अलावा अगर कोई और एक ऐसा अदद है जिस पे a रेज टू पावर k इज इक्वल टू ई आ रहा है, यानी कि ऑर्डर वाली डेफिनेशन वो भी पूरी कर रहा है, तब हमेशा वो n से बड़ा होगा और n उस k का डिवाइज़र होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ए किसी ऑर्डर ए का ऑर्डर जो है वो आ रहा है 3, यानी कि a रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है डेफिनेशन के मुताबिक। एक और एलिमेंट है a रेज टू पावर 9 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये तब जाके a रेज टू पावर 9 इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा अगर 3 जो है वो 9 को डिवाइड कर रहा हो, वो 9 को डिवाइड कर रहा है, तभी जाके वो a रेज टू पावर 9 इज इक्वल टू ई है। यही इस थ्योरम का मतलब है। तो इस थ्योरम करने के बाद अब आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट भी एक और थ्योरम है जी, वो देखते हैं। उसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स हम आज करेंगे। हाँ जी, तो वो थ्योरम क्या है जी, theorem let G be a group and A और B elements हैं G के, then show that then number 1 the orders of A and A इनवर्स आर इक्वल, यानी कि A और उसके इनवर्स का दोनों का ऑर्डर आपस में इक्वल होगा। नंबर 2 द ऑर्डर्स ऑफ A एंड बी इनवर्स आर इक्वल। ऑर्डर A का और उसके कंजुगेट का, ये इसका कंजुगेट होता है। किसी कोई भी और एक एलिमेंट ले लें ग्रुप में से, उसको इस तरीके से उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें कि बी और उसका इन्वर्स दूसरी साइड पे हो, तो वो उसका कंजुगेट, इसी एलिमेंट का कंजुगेट। तो वो कह रहा है इसका एक ऑर्डर है कि एलिमेंट का कंजुगेट का ऑर्डर दोनों इक्वल होंगे। तीसरी चीज़ दो होती है द ऑर्डर्स ऑफ ए बी एंड बी ए आर इक्वल। ये तीनों ऑर्डर्स हमने प्रूफ करने हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को प्रूफ करने जाएंगे। सॉल्यूशन 1 लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए क्लियरली दैट ए इनवर्स उस जी में से ही होगा। लेट ए बिलोंग टू जी, अगर एक एलिमेंट ए बिलोंग टू जी है देन ए इनवर्स भी तो जी में से ही होगा ना। और लेट कर लें ऑर्डर ऑफ ए जो है वो इज इक्वल टू एन है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, देन हम जानते हैं दिस इम्प्लाइज ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ई होगा ऑर्डर की डेफिनेशन के मुताबिक, वेयर एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वो आपको पता है। एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो है वो एम है, ठीक है जी। दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स की अगर मैं पावर एम करूं तो वो ई आना चाहिए ऑर्डर की डेफिनेशन के मुताबिक। नाउ
लेट कर लें, ये हमने लेट कर लिए, ऑर्डर ऑफ ए एन है और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स एम है। हमने बेसिकली प्रूफ क्या कर देना है, एम और एन को आपस में इक्वल प्रूफ कर देना है। इस यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स दोनों इक्वल हैं। तो इनको इक्वल प्रूफ करने के लिए मैं लेट यहाँ पर क्या चीज़ लेता हूँ कि ए रेज टू पावर ए इनवर्स की पावर जो है वो एन लेके देखते हैं, ठीक है। वैसे तो ऑर्डर ऑफ ए जो इनवर्स जो है वो एम है, अगर ए इनवर्स की पावर एन इज इक्वल टू ई आ जाता है, इसका मतलब है कि ए जो एन जो है वो एम जो एम से वो बड़ा है। क्लियर? तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन की इनवर्स लिख सकते हैं। तो ए रेज टू पावर एन यहाँ से पता है हमें, ये देखें हमने कहा हुआ है कि वो आइडेंटिटी है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है। आइडेंटिटी का इन्वर्स जो है वो आइडेंटिटी होता है। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हमने पिछले थ्योरम में क्या कहा था कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर एम है और अगर एक और इंटीजर ऐसा है जो कि ऑर्डर की डेफिनेशन को पूरा करता है, इट मीन्स दैट वो एम से बड़ा होगा कोई। तो इट मीन्स दैट दिस इम्प्लाइज ये जो एम है वो एन से छोटा या इक्वल है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली नेक्स्ट हम ये देखेंगे, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए। इससे हमें क्या पता चल रहा है, एम क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल टू एन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए। क्लियर है जी? अगर हम देखें तो ए इनवर्स का जो ऑर्डर है वो भी तो ए इनवर्स के ऑर्डर से लेस होगा, यानी कि यही हमने एक किस्म का दोनों तरफ इनवर्स ले लिया। तो ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ए ही होता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। अब इनकी वैल्यूज, ऑर्डर ऑफ ए क्या है वो तो एन है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या है वो तो एम है। ये 1 एंड 2 से हमें क्या इंप्लाइज हो रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 ये कह रही है कि m n से छोटा है, 2 ये कह रही है कि n m से छोटा है। तो इट मीन्स दैट n और m दोनों आपस में बराबर हुए। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स m था इज इक्वल टू हुआ ऑर्डर ऑफ ए के। यही हमने प्रूफ करना था कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स आपस में दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, कम्यूटेटर वाला आपने देखता हूं मैं, इनवर्स वाला आपने ए बी और ए बी ए का आपने खुद कर लेना है, कंजुगेट वाला मैं कर देता हूं। सेकंड का सोल्यूशन देखते हैं जी। सेकंड जो है वो उसमें वो कह रहा है कम्यूटेटर का सोल्यूशन जो है वो कंजुगेट का सोल्यूशन जो है वो ऑर्डर जो है वो इक्वल होता है। लेट हम कर लेते हैं सोल्यूशन सेकंड। लेट ऑर्डर ऑफ ए, लेट ऑर्डर ऑफ जो ए है वो n है। इसका मतलब क्या हुआ, a रेज टू पावर n इज इक्वल टू ई डेफिनेशन के मुताबिक। हम अपनी तरफ से एक b एलिमेंट ले लेते हैं, टेक b a b इनवर्स का स्क्वायर लें। तो इसका मतलब क्या होता है डेफिनेशन के मुताबिक, बी ए बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी ए बी इनवर्स। ठीक है जी, ये हमने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा हुआ है, बी ए बी इनवर्स बी और ए बी इनवर्स। ये देखें एसोसिएटिव लॉ हमने इन ब्रैकेट्स को क्लोज करके इधर लगा दिया। ये क्या होता है आइडेंटिटी, तो बी ए बी इनवर्स। ठीक है जी, तो इसको अगर आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करवा तो कुछ भी होता है, तो ये a और a आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो बी ए स्क्वायर बी इनवर्स ये आ गया जी इसके इक्वल। अगर यानी कि जो भी इसकी पावर होगी वो a की पावर पे चली जाएगी। सिमिलरली अगर मैं ए बी इनवर्स की पावर 3 लूँ तो वो बी ए क्यूब बी इनवर्स आ जाना चाहिए। इसी तरह बी ए बी इनवर्स की पावर अगर मैं 4 लूँ तो वो बी ए 4 बी इनवर्स आ जाना चाहिए। इसी तरह अगर चलता जाए बी ए बी इनवर्स की पावर अगर मैं n लूँ तो वो बी ए एन बी इनवर्स आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ
ये वाला a के रेज़ टू पावर n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू e, तो b e इंटू बी इनवर्स, तो b इंटू बी इनवर्स क्योंकि आइडेंटिटी है वो कुछ नहीं कहता, इज इक्वल टू e आ गया। तो b a b इनवर्स की पावर n इज इक्वल टू e का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ b a b इनवर्स का ऑर्डर b n आ गया। हमने शुरू में क्या लेट किया था, a का ऑर्डर अगर n है तो b a b इनवर्स का ऑर्डर भी n निकल आया, तो दोनों के ऑर्डर सेम आ गए। इसी तरीके से आपने थर्ड जो है वो बहुत आसान है, वो भी आप प्रूफ कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है उसमें। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। तो स्टूडेंट्स हमने इस जो लेक्चर में हमने ग्रुप थ्योरी के मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े, हमने डेफिनेशंस पढ़ी, बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा, ग्रुप पर लगने वाले एक्सियम्स पढ़े, आइडेंटिटी एलिमेंट, इन्वर्स एलिमेंट, उसके बाद अबेलियन ग्रुप के बाद ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, फिर हमने एग्जांपल्स पढ़ी। एग्जांपल्स पर आपकी कमांड अच्छे तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद फिर एग्जांपल्स को आपको पता होना चाहिए, याद होने चाहिए कौन कौन सी जो सेट है किस किस रिस्पेक्ट से ग्रुप है और किस किस रिस्पेक्ट से ग्रुप नहीं है। सेकेंडली आपने ऑर्डर ऑफ ग्रुप पढ़ा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पढ़ा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के कुछ थ्योरम्स थे वो पढ़े। याद रखिएगा ये थ्योरम्स बड़े काम आते हैं आगे एक्सरसाइज में भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अगले चैप्टर को अपना एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज का फर्स्ट लेक्चर बनाएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।